गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक चल रहा है वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व जनसंख्या। बेसिकली जितने टॉपिक्स हमने कराया है आई होप आपने उनको पढ़ा होगा, वीडियो देखे होंगे, उनसे संबंधित आपने होमवर्क कर लिया होगा। कल आप होमवर्क चेक करवा सकते हैं, करवाना ही है, चेक करवा सकते नहीं। आपने जितना होमवर्क कर लिया वो कल आपको करवाना जरूरी है। होमवर्क साथ साथ में आप करते रहे। वर्ल्ड पॉपुलेशन का टॉपिक चल रहा है हमारा। कल हमने क्या था कि जनसंख्या वृद्धि से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, बहुत ज्यादा समस्याएं जो उत्पन्न हुई, कल हमने जो अध्ययन किया था। आज उसी जनसंख्या से उत्पन्न समस्याओं के समाधानों के बारे में हम बात करें। क्या क्या समाधान होना चाहिए, जैसे कि जनसंख्या जो बढ़ रही है उसके लिए हम क्या ऐसे उपाय करें जिनके कारण जो बढ़ी हुई जनसंख्या है उसको सही तरीके से संसाधन क्या हो जाए, उपलब्ध हो जाए। और लगातार जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। हाँ, ये हो सकता है कि जनसंख्या की वृद्धि दर में कभी आ गई हो, लेकिन सामान्य रूप से देखें तो जनसंख्या लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन संसाधन हमारे पास उतने ही है जितने संसाधन पहले मौजूद थे। ठीक है ना? हाँ, जितने संसाधन हमारे पास पहले मौजूद थे उनका लगातार उपयोग करके उनमें कमी लाए हैं, उनमें बढ़ोतरी नहीं की। ठीक है, तो संसाधन जो हमारे पास वर्तमान में उपलब्ध है उतने ही है, लेकिन जनसंख्या लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है सामने आई है, कल हमने डिस्कस किया था। उनके समाधान क्या हैं, तो उनमें कुछ 5-6 समाधान हैं, उनके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। देखो, भौगोलिक संसाधनों का इसका जो पहला समाधान करें हम, उससे क्या चीजें सामने आती है। भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करके आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करना। आर्थिक उत्पादन का मतलब है कि मानव के द्वारा की जाने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं, जो कार्य है जिनसे उनको आय प्राप्त होती है, उन सभी क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अब उन आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से किसी न किसी वस्तु का क्या होता है, उत्पादन होता है। तो हम क्या करें कि संसाधनों पर ज्यादा भार भी नहीं पड़े, इस तकनीक से जितना हमें अनुकूलतम का मतलब क्या होता है, अनुकूलतम जो है इसका मतलब क्या होता है कि आपको जितना संसाधन चाहिए केवल उतना ही उपयोग करें। जैसे हम सुबह मॉर्निंग में जब हम स्नान करते हैं, ठीक है ना, स्नान करते हैं तो हम एक बाल्टी पानी जो हमारे पास उपलब्ध है हम उससे भी पूरा स्नान कर सकते हैं, और 10 बाल्टी का पानी भी हम उड़ेल कर क्या कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। यानी एक बाल्टी में भी स्नान हो रहा है और 10 बाल्टी में स्नान हो रहा है। जब एक बाल्टी में स्नान हो रहा है तो जो हमारे पास 10 बाल्टी के संसाधन उपलब्ध हैं उनको हम आने वाले समय के लिए क्या रखें, स्टोर कर लें, रिजर्व कर लें, प्रिजर्व कर लें। ठीक है ना, ताकि आने वाले समय में उन संसाधनों का क्या करें, उपयोग करें। और उन 10 के आज हमने 10 किया, कल भी हम 10 करेंगे, तो जो 10 कल कर रहे हैं वो 10 कोई और व्यक्ति किसी न किसी उपयोग में उसको ले लेगा। तो अनुकूलतम का तात्पर्य है कि जितना आपको आवश्यकता है संसाधन की केवल उतने का ही उपयोग करें, इसको अनुकूलतम का सिद्धांत कहते हैं। तो भौगोलिक संसाधन का तात्पर्य हुआ कि चाहे वो मानवीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत आता हो, चाहे वो प्राकृतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उनका अनुकूलतम प्रयोग करें, और अनुकूलतम प्रयोग करके आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करना चाहिए, ताकि बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए जिन संसाधनों की उपलब्धता होनी चाहिए उनको संसाधन की उपलब्धता भी हो जाए, और आने वाले समय के लिए संसाधन क्या रहे, बचते भी रहे, ताकि आने वाली जनरेशन को भी संसाधन क्या हो जाए, उपलब्ध हो जाए। इस तरीके से अगर हम उन संसाधनों का जहां हमें आवश्यकता है वहीं उसका उपयोग करें, अधिकतम जहां आवश्यकता है उसका उपयोग करें, तो संसाधनों को लंबे समय तक हम उपयोग किया कर सकते हैं। आने वाली पीढ़ी भी उसका क्या कर सकती है, उपयोग कर सकती है। पहला। दूसरा ये है कि औद्योगिक गतिविधियां हैं, परिवहन है, संचार है, जो संचार के साधन है, खनन है, उद्योग है, निर्माण उद्योग है, उनकी उन्नति है, यंत्रीकरण की व्यवस्था है, मशीनें बनाना है, कोयला है, पेट्रोल है, इनका अधिकतम उत्पादन पर क्या करना चाहिए, नियंत्रण लगाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए, नियंत्रण लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए नियंत्रण, क्योंकि जितनी जनसंख्या होगी निश्चित रूप से इन संसाधनों का इन तत्वों का सबसे ज्यादा उपयोग होगा। लोग उद्योगों में काम करेंगे, निर्माण करेंगे, तो कच्चे माल की आवश्यकता बढ़ेगी। ठीक है ना, कच्चे माल की आवश्यकता, क्योंकि मानव वाले विकास की चरम सीमा पर जाना चाह रहा है, वर्तमान की चरम सीमा की स्थिति में आ चुका है, लेकिन वो और चरम सीमा की स्थिति में आना चाहता है कि मैं एकदम टॉप पे चले जाऊं, मेरे विकास की अवस्था जो है वो चली जाए। तो ये चीजें अगर हम करेंगे, इन चीजों से एक चीज सामने आएगी कि संसाधन जो है वो खत्म हो जाएंगे। संसाधन क्या हो जाएंगे, खत्म
के लिए लंबे समय तक उन संसाधनों का उपयोग नहीं कर सके, लंबे समय तक उन संसाधनों का उपयोग नहीं कर सके। तो ये जितने भी हम उपयोग करते हैं इनके उत्पादन पर क्या किया जाना चाहिए, जो उत्पादन किया जा रहा है उन पर नियंत्रण आवश्यक है। उत्पादन पर जितना उत्पादन आपको करना है उतना ही उत्पादन है, अनावश्यक रूप से ज्यादा उत्पादन करके उसको छोड़ने से कोई मतलब नहीं। हो सकता है कि कोई नई तकनीक आ जाए और उस उत्पादन की स्थिति में व्यक्ति जो है उस संसाधन का उपयोग करने लगे, यानी पहले वाले उत्पादन की स्थिति जो थी वो खत्म हो गई, यानी इसको कोई उपयोग नहीं ले रहा। तो उन संसाधनों को ये चीज निर्धारित करें कि मांग क्या है लोगों की, जिस प्रकार से लोगों की मांग होगी उसी तरीका का क्या किया जाए, उत्पादन किया जाए। अनावश्यक रूप से उत्पादन ना करके व्यक्तियों की मांग, जनसंख्या की मांग के आधार पर उस संसाधन का उपयोग करें। जिस उत्पादन की मांग ज्यादा बढ़ेगी उसी संसाधन पर भार बढ़ेगा, न कि सभी प्रकार के संसाधनों पर, क्योंकि इन क्षेत्रों के अंदर सभी संसाधनों का क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। तो इससे क्या है फर्क, ये नहीं बंद कर देना है इसको, क्योंकि बंद करने में तो जनता उपयोग क्या करेगी, उत्पादन जो किया जा रहा है ना उसमें थोड़ा नियंत्रण किया जाए, ताकि आने वाले पीढ़ी में जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए भी संसाधन उपलब्ध रहे। तीसरा क्या है इसमें, शिक्षा का प्रसार हो। लोगों को देखो, विदेशों के अंदर विकसित अवस्था क्यों आती है, क्योंकि वहां के जो लोग हैं, भाई ब्रिटेन में, जापान में आपने देखा होगा, आप फ्रांस में, जर्मनी में, यूएसए में, इनके लोगों की स्थिति क्या रहती है कि वहां एजुकेशन का स्तर बहुत ऊंचा है, ठीक है। और एजुकेशन के स्तर के साथ साथ वहां के लोगों की एक विशेषता रहती है, वहां की एजुकेशन इस तरीके से करवाई जाती है कि वहां प्रत्येक व्यक्ति सरकार के साथ मिलकर काम करता है, वहां का प्रत्येक व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों के प्रति खुद जिम्मेवार होता है, खुद जागरूक होता है। यानी वो हर समय इन बातों की जानकारी लेते हैं कि हमारे देश के संसाधन कितने हैं, हमारी जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या पर संसाधनों का भार कितना बढ़ेगा। अब जितना जनसंख्या पर संसाधनों का भार बढ़ेगा तो आने वाले समय में हमारे लिए कितने उपलब्ध संसाधन होंगे, यानी प्रति व्यक्ति ये संसाधन कितना उपलब्ध होता है, हमारे को कितना उपलब्ध हो रहा है। अगर हम जनसंख्या पे कंट्रोल रखेंगे तो प्रति व्यक्ति हमारे को कितना उत्पादन उपलब्ध होगा, इन सब चीजों का वो ध्यान रखते हैं। तो शिक्षा एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी व्यवस्था है शिक्षा कि जिसके कारण क्या होता है कि हमें आसपास या अपने पूरे वातावरण की क्या होती है, जानकारी होती है। शिक्षा के प्रसार से जो नीतियां बनती है उनके बारे में जानकारी होती है, कितने संसाधन उपलब्ध है, कितनी जनसंख्या है, क्या रेशो होना चाहिए, किस तरीके की व्यवस्था है, कितने प्रति व्यक्ति कितने संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। इन चीजों का क्या होता है, शिक्षा से प्रक्रिया होती है। तो शिक्षा का क्या किया जाए, प्रसार करें। इसके साथ साथ विज्ञान और तकनीकी प्रशिक्षण का भी अधिक से अधिक क्या किया जाना चाहिए, प्रसार किया जाना चाहिए। यानी टेक्नोलॉजी और साइंस जो है उसके प्रशिक्षण जो दिए जाता है, यानी कोई भी जब चीज उत्पादित की जाती है तो इस तरीके के तकनीक लगाए गए जिससे कम से कम कच्चे माल से अधिक उत्पादन किया जाए और अधिक से अधिक लोग उसका क्या कर सकें, उपयोग कर सकें। इस प्रकार का प्रशिक्षण का अधिक से अधिक प्रसार किया जाना चाहिए, ठीक है ना। अधिक से अधिक प्रसार करने से क्या होगा कि संसाधन तो कम लगा, यानी जो हमारे पास पदार्थ है उसको तो कम लगाना है, लेकिन उस पदार्थ से उत्पादन इतना ज्यादा किया जा सकता है जिससे कि आने वाले समय में उस संसाधन को बचाया जा सके और उसकी पूर्ति भी की जा रही है। तो साथ साथ में पूर्ति की जाए और संसाधनों पर भार भी ना पड़े, इसलिए जितने ज्ञात संसाधन है वो तो ठीक है, अज्ञात संसाधन जो भी है हमारे पास, जिन पदार्थों का उपयोग नहीं किया जा रहा है, विज्ञान और तकनीक के माध्यम से उनका प्रशिक्षण प्राप्त करके, ठीक है ना, लगातार क्या है कि ऐसे संसाधनों जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया जा रहा है, वो पदार्थ जो धरती में जमा है उनका उपयोग किया जाए, लगातार उनका क्या किया जाए, उपयोग किया जाए। अगर हम बात करें पुराने समय की बात करें तो तांबे का उपयोग किया जाता था, अधिकतम तांबे जो आया हुआ है पूरा तांबे का उपयोग किया जाता था। अब तांबे का उपयोग किया जाता था, पूरे बर्तन वगैरह, हथियार वगैरह, जो भी आभूषण वगैरह होते थे सारे किसके, मूर्तियां वगैरह सारे तांबे के होते, पूरा एक युग आया हुआ है तांबे। तो उसमें तांबे का खनन हुआ, लेकिन जनसंख्या कम थी इसलिए तांबे का खनन क्या हुआ, थोड़ा कम हुआ। वर्तमान में आधुनिक समाज के अंतर्गत जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनते हैं या जितने भी मोटर व्हीकल्स बनते हैं और बनते हैं, इनमें तांबे का क्या किया जाता है, सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। साइंस में आपने पढ़ा है कि तांबा जो होता है का अच्छा सुचालक होता है, सर्वश्रेष्ठ सुचालक तो चांदी होती है,
साइंस में हमने पढ़ा होगा सर्वश्रेष्ठ सुचालक तो चांदी होती है, लेकिन उसके बाद में अगर हम बात करें किसी भी धातु में तो तांबा जो है वो सर्वश्रेष्ठ सुचालक की स्थिति के अंदर दूसरे नंबर पे आता है। तो लगातार इन आधुनिक विकास के कारण, वैज्ञानिक विकास के कारण तांबे का अधिकतम क्या किया जाने लगा, उपयोग है। जिससे क्या हुआ कि ये खनिज जो होते हैं वो क्या होते हैं कि एक मात्रा में होते हैं। लगातार तांबे का खनन होने से तांबे की जो मात्रा थी उसमें क्या आने लगी, कमी आने लगी। तो उसका विकल्प क्या खोजा गया, ये तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से वैज्ञानिक विकल्प एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकलता है, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। तो एल्यूमिनियम का उपयोग आजकल आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में होता है, तारों में होता है, वो होता है, ठीक है ना। केवल तांबे का उपयोग कहाँ होता है, जहां जैसे तो रॉकेट बनाना है, कोई ऐसी सिग्नल डिवाइसेस बनानी है जिनसे कि निश्चित रूप से कोई तकनीकी खराबी ना हो जाए, वहां तांबे की आवश्यकता हो, वहां क्या करते हैं तांबे की, तो उसको कहेंगे अनुकूलतम प्रयोग, ठीक है ना। तो शिक्षा का प्रसार करने के प्रशिक्षण का अधिक से अधिक प्रसार किया जाता है वैज्ञानिक तकनीकी का। और जागरूकता लाना लोगों को ये बताना कि कितने संसाधन हमारे पास है। अब ये चीजें जो आप अध्ययन कर रहे हो इसमें ये चीजें तो आपको बताई जा रही है कि हमारे देश के क्या संसाधन है, विश्व में कितने संसाधन है, कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या बढ़ेगी तो उससे किस किस प्रकार की समस्याएं आएंगी, आने वाली जो पीढ़ी होगी उसके लिए संसाधन वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या जलवायु परिवर्तन होता है जिससे हमारे शरीर पर भी हमारा प्रभाव पड़ता है, मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो इन चीजों की क्या लेनी है, जागरूकता। तो जागरूकता से क्या होगा कि जनसंख्या पे थोड़ा क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, और जिन संसाधनों का हम उपयोग कर रहे हैं उनको वैज्ञानिक तकनीक से अधिक उपयोग वाली वस्तु बनाई जाए और कम से कम उस पदार्थ का उपयोग किया जाए। इससे जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको पर्याप्त मात्रा में संसाधन क्या हो जाए, उपलब्ध करवाए जाए। नेक्स्ट आता है वो टॉपिक हमारा कृषि का नवीनीकरण। तो कृषि का नवीनीकरण पुराने समय में ऐसी कृषि की जाती थी जिसका उत्पादन बहुत कम होता था। वर्तमान में तकनीकी और विज्ञान के प्रशिक्षण की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ऐसी तकनीकों का आविष्कार किया गया है जिससे कृषि के फसलों का उत्पादन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। कृषि करने की तकनीकें जो है ना, उनमें परिवर्तन आया है। सिंचाई की व्यवस्था से कृषि की जा रही है, पुराने समय बरसात के ऊपर डिपेंड रहती थी, ठीक है ना, नहरों से, नलकूपों से, बूंद बूंद सिंचाई योजना, जिससे क्या होता है कि जल की खपत भी कम होती है और फसल को नमी भी पर्याप्त मात्रा में मिलती है और फसल का उत्पादन भी क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना। नए उन्नत बीजों का क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। तो इन सभी व्यवस्था को अगर ध्यान में कृषि का नवीनीकरण होगा तो निश्चित रूप से उत्पादन क्या होगा, अधिक होगा। जब उत्पादन अधिक होगा तभी इस बड़ी हुई जनसंख्या वृद्धि की उदरावृत्ति होगी। क्या होगी, उदरावृत्ति होगी, यानी उनको पर्याप्त मात्रा में क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। ये सारी चीजें जो है इनको हम मानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि जो समस्या है इसका समाधान क्या है कि कृषि का नवीनीकरण करें, कृषि की नई नई पद्धतियां लागू करें, कृषि के लिए कितना उत्पादन हो रहा है, कौन सी फसल के लिए किस प्रकार का वातावरण चाहिए, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जब हम फसल का उत्पादन करते हैं तो मात्रा क्या बढ़ती है, ज्यादा बढ़ती है, ठीक है ना। और कौन सी खाद रही है, किस प्रकार के बीज इसमें काम कर रहे हैं, कौन कौन से बीजों की नई नई फसलें किसमें उनका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो है कृषि नवीनीकरण का मतलब क्या है, कृषि का नवीनीकरण है उत्पादन अधिक होगा ताकि इस बड़ी जनसंख्या से जो खाने की समस्या है, यानी भोजन की समस्या होगी, उसका क्या किया जा सकता है, समाधान किया जा सकता है। कृषि की नई तकनीकों का आविष्कार किया जाना चाहिए। इसके लिए नेक्स्ट है जनसंख्या बढ़ रही है तो निश्चित रूप से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि संसाधन की कमी आना, भूमि की कमी आना, कृषि भूमि की कमी आना, क्योंकि लोग बढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। आपने 10वीं क्लास में भी पढ़ा होगा जो कृषि भारतीय कृषि आएगा उसमें कृषि के अंतर्गत हमें
भूमि परिवर्तन, भूमि उपयोग परिवर्तन। तो भूमि उपयोग परिवर्तन का मतलब जिस भूमि का उपयोग पहले किसमें करते थे, वर्तमान में उसका चेंज होकर किसमें हो गया, अलग हो गया। इसका एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। जैसे ये भूमियां हैं, ठीक है ना, यहाँ क्या कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, नहीं ये क्या है, रहने के लिए, क्या है, रहने के लिए भूमि है, ठीक है ना। यहाँ क्या की जाती है, कृषि की जाती है, यहाँ क्या की जाती है, कृषि की जाती है। जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी निश्चित रूप से यहाँ पर क्या बनाया जाएगा, मकान बनाया जाएगा। ये कृषि भूमि जो है वो किसमें आ गई, रहने वाले। अब आगे ये कृषि भूमि है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो ये भी किसमें आएगी, रहने। यानी कि भूमि का क्या हो रहा है, भूमि उपयोग परिवर्तन, भूमि उपयोग परिवर्तन का भूमि का जो उपयोग क्या पहले उपयोग रहने के लिए कर रहे थे, यहाँ कृषि के लिए कर रहे हैं। जनसंख्या बढ़ी तो रहने के लिए जगह की आवश्यकता पड़ी, तो इसी कृषि भूमि पर रहने के लिए आवास बना दिए, तो कृषि भूमि का क्या हो गया, परिवर्तन। जिस भूमि का उपयोग कृषि में करते थे उस भूमि का उपयोग अब रहने के लिए हो गया, जिसका मतलब कृषि भूमि का परिवर्तन हो गया, इसको बोलते हैं भूमि उपयोग परिवर्तन। तो लगातार जनसंख्या बढ़ने से क्या होगा, कृषि भूमि में क्या आ जाएगी, कमी आएगी। तो कृषि भूमि में कमी आएगी तो निश्चित रूप से भोज्य पदार्थों के, भोज्य फसलें जो है उनके उत्पादन में भी क्या आएगी, कमी आएगी। तो उस कमी को, भोजन की उस कमी को दूर करने के लिए विश्व में माना जाता है कि समुद्र जो है उनमें उपलब्ध जो संसाधन है, मछली है, केकड़ा है, या जो पदार्थ है जो खाने के काम के लिए जाते हैं, उनका क्या किया जाए, अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, उनका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, ताकि इस जनसंख्या की उद्रापूर्ति की जा सके, इस जनसंख्या के उत्पन्न समस्याएं जो है उनका समाधान किया जा सके। इसके अलावा यहां से ज्वारीय ऊर्जा भी उत्पन्न की जा सकती है। ज्वारीय ऊर्जा यानी ज्वार जो उठते हैं उससे समुद्रों के पास जो खाड़ी वाले क्षेत्र होते हैं, खाड़ी पर जब समुद्र का जो ऊपर उनको इकट्ठा कर देते हैं, बाद में नीचे टरबाइन लगा देते हैं, ऊपर से जल को नीचे गिरते हैं, वो टरबाइन होता है। या फिर जो लोग पहले ऊपर उठते हैं और नीचे गिरते हैं, उससे मशीनी कला में बताया था, मशीनी व्यवस्था का, तो लगातार क्या हो रहा है, उसकी ऊर्जा का स्वरूप सामने आता रहता है। तो ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, समुद्री संसाधनों का क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जाए। तो समुद्री संसाधनों का उपयोग करने से इस जनसंख्या में कम से कम भोजन की जो पूर्ति है, और माना जाता है कि आने वाले समय के अंतर्गत जिस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसमें समुद्री संसाधन ही मानव का अधिकतम क्या करेगा, भरण पोषण करेगा, अधिकतम क्या करेगा, भरण पोषण। इसके अलावा आपने देखा होगा समुद्र तक के जितने भी देश हैं वो देश सारे लगभग 50% से लेके 70% तक समुद्री संसाधनों का उपयोग करते हैं। हमारे दक्षिण भारत के अंदर मछली का जो है वो सबसे ज्यादा उपयोग किया जा सकता है। चाइना, जापान वगैरह, चीन वगैरह, केकड़े वगैरह सबका आपने देखा होगा, उससे इसका विषय पे आप देख सकते हो। इस तरीके से संसाधनों का क्या किया जाए, उपयोग किया जाए। तो समुद्री संसाधनों का उपयोग करेंगे उससे जनसंख्या बढ़ने से जो समस्याएं हैं खाने पीने की वो बड़ी कंट्रोल होगा उसमें। इसके अलावा जनसंख्या के अल्पपोषित क्षेत्रों में प्रवास, अल्पपोषित क्षेत्रों का प्रवास का मतलब हो गया, जैसे ये क्षेत्र है इसमें तो बहुत ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है ना, यहाँ जनसंख्या क्या है, कम है। तो यहाँ पर जो उपलब्ध संसाधन है उन पर जनसंख्या का भार क्या पड़ता है, अधिक पड़ रहा है। किसी से संबंधित हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, चाहे परिवहन हो, चाहे संचार हो, चाहे उत्पादन करने वाले पदार्थ हो, चाहे भोज्य पदार्थ हो, इस क्षेत्र के संसाधनों पर यहाँ की जनसंख्या का भार क्या पड़ेगा, अधिक पड़ेगा। यहाँ जो जनसंख्या है वो अलग जनसंख्या, इसका मतलब यहाँ जनसंख्या का भार क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। तो क्या किया जाए कि अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में क्या करवाया जाए, जनसंख्या का प्रवास करेगा, यहाँ के संसाधनों का तो अधिकतम उपयोग करे, और यहाँ जो संसाधन है उन संसाधनों के भारतीय जनसंख्या की क्या है, कमी आ जाए। यानी यहाँ जनसंख्या में थोड़ी कमी आ जाए, वो जनसंख्या कहाँ चल जाएगी, यहाँ तो यहाँ के उपलब्ध
तो जनसंख्या उपयोग कर लेगी और यहाँ पर अधिकतम भार पड़ रहा है, इसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो दोनों का सिस्टम क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो जनसंख्या वृद्धि से एक क्षेत्र के संसाधनों में अधिक भार पड़ रहा है, दूसरे क्षेत्र के संसाधनों में अधिक भार नहीं पड़ रहा है, वहां भूमि पर्याप्त मात्रा में है, तो यहाँ से लोगों को क्या किया जाए, उन क्षेत्रों में बसाया जाए जहाँ जनसंख्या क्या है, अल्प है। तो अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों की जनसंख्या का क्या करवाया जाए, प्रवास करवाया जाए। ठीक है ना। इस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार का विकास करके इस प्रकार के लोगों को जागरूक किया जाए कि आप उन क्षेत्रों में बसावट कर सकते हो। तो उससे भी जनसंख्या के एक क्षेत्र पर भार कम होगा, दूसरे क्षेत्र में जो है वो संतुलन बना रहेगा, संसाधन की उपलब्धता रहेगी, वो किसी एक क्षेत्र में संसाधन जल्दी खत्म नहीं होंगे। तो जनसंख्या वृद्धि के लिए ये भी माना जाता है कि जो जनसंख्या के अल्प प्रवास वाले क्षेत्र हैं, अल्प बसे क्षेत्र हैं, उनको दूसरे क्षेत्रों में किया जाता है। इसके अलावा कुछ सामाजिक बिंदु भी है, कुछ सामाजिक बिंदु भी है, जैसे देरी से विवाह। क्या करना, देरी से विवाह। बाहर जैसे देश के अंतर्गत विदेशों में तो बहुत देश बना के शादी की जा सकती है, इंडिपेंडेंट होते हैं। बाहर जैसे देश में, पाकिस्तान जैसे देश में, बांग्लादेश जैसे देश में जो विकास की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं हमारे दक्षिण एशिया के क्षेत्र के, तो वहां क्या है कि जनसंख्या वृद्धि करने के पीछे जो कारण रहता है, उसके पीछे रहता है कि छोटी उम्र में क्या कर दी जाती है, शादी करते हैं। हालांकि भारत के संविधान में देखें तो एक व्यस्तता के आधार पर 18 वर्ष की लड़की होनी चाहिए और 21 वर्ष का क्या होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। ठीक है ना। यानी फीमेल जो है वो 18 वर्ष की और पुरुष जो है वो 21 वर्ष के। इस जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए भारत सरकार आगे आने वाले समय में कुछ ऐसे निर्णय ले सकती है, ऐसे प्रस्ताव दिए जाएंगे भारत सरकार के अंतर्गत कि आने वाले समय में जो लड़की की उम्र है वो 21 साल और लड़की की उम्र जो है वो औसत 23 साल लड़की देनी चाहिए। यानी 21 साल से पहले लड़की की शादी नहीं की जा सकती। 21 साल का मतलब ये हो गया कि वो 21 साल तक जब पढ़ेगी, शिक्षा प्रसार हो रहा है महिलाओं का, जब वो पढ़ेगी तो निश्चित रूप से उसको 21 साल तक किस तरीके की एजुकेशन मिल रही है, जो समाज में एजुकेशन का स्वरूप सामने आ रहा है, सामाजिक जो शिक्षा का प्रसार हो रहा है, उसके अनुसार वो अपने आप ही समझेगी कि अधिक जनसंख्या, अधिक बच्चों से क्या नुकसान होता है, कम बच्चों से क्या फायदा होता है, किस तरीके से हमारे जीवन की व्यवस्था को हम सुधार सकते हैं। उन सभी बातों का ध्यान रखा सकते हैं। जैसे सरकार के सामने एक प्रस्ताव ऐसा भेजा गया है जिसमें ये कहा गया है कि आने वाले समय में लड़की की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र क्या कर दी जाए, 23 साल कर दी जाए, ताकि क्या है कि लड़के और लड़कियों जो है पूरे मैच्योर हो जाए। ठीक है ना, अपने डिसीजंस को क्या कर सकें, ले सकें। शादी की उम्र वैसे शादी हो सकता है 18 साल हो सकता है 21 साल तक, लेकिन शादी की उम्र होगी तो क्या की जाएगी, 18 साल। बहुत से नियम लागू किए गए हैं। ठीक है ना, आजकल क्या है, शादी वगैरह करते हैं, उसके कार्ड पे लड़के और लड़की की उम्र लिखनी पड़ती है। ठीक है ना, कितने साल का है। लेकिन बाल विवाह जो है, जैसे आप बात करें बाल विवाह पर क्या कहते हैं, बाल विवाह पर तो ये सामाजिक बिंदु में देरी से क्या करना, विवाह करना। देरी से विवाह करने का मतलब है कि 18 साल या 21 साल या 22 साल 25 साल तक लड़की की अगर शादी करते हैं तो पुरुष और स्त्री दोनों ही क्या करते हैं, शिक्षा, पर्याप्त मात्रा में शिक्षा ले लेते हैं, या वो इतने सालों तक समाज में जो व्यवस्थाएं घटित हो रही हैं उनसे उनका अंदाजा लग जाता है कि ज्यादा जनसंख्या पैदा करेंगे या ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो उसके हम ना उनकी देखभाल कर सकते हैं, ना उनको शिक्षित कर सकते हैं, है ना, वर्तमान के दौर में ना उनको सही तरीके से पोषण दे सकते हैं। तो फिर वो क्या करेंगे, कंट्रोल होगा उनका, क्या करेंगे, वो वृद्धि पर क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे। यदि से अगर विवाह हो तो वृद्धि पर क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे। छोटी उम्र में शादी कर देते हैं तो उनको खुद को ही पता नहीं होता कि शादी होती क्या है, पहली बात। और दूसरी बात क्या होती है कि सामाजिक कुछ ऐसी स्थितियां होती है, सामाजिक हमारे भारत देश में कुछ सामाजिक स्थितियां होती है, उसके कई कारण बन जाते हैं। सामाजिक स्थितियां ऐसी हो जाती है कि जो बड़े बुजुर्ग महिलाएं होती हैं या समाज में होता है ना, तो बच्चे उत्पन्न करने की स्थिति के तो शादी के तुरंत बाद ही वो बच्चे उत्पन्न करने की प्रक्रिया में
लोगों को ताने मारना हो करना है ना, ये स्थितियां हो जाती है तो मजबूरी हो जाती है एक तरह से इस समाज के अंदर कि बच्चे पैदा करना जरूर नहीं। तो उनको एक नाम दिया जाता है बांझ। तो ये नाम कोई नहीं सुनना चाहता, इसलिए वो क्या करते हैं कि सभी पहले से ही क्या करते हैं जनसंख्या की स्थिति के बेटा। अब कई क्या करते हैं 3 साल 4 साल 5 साल तक शादी होने के बाद में 5 साल तक वो बच्चे पैदा इसलिए नहीं करते कि वो खुद की अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, दूसरा दोनों के दोनों जॉब लग रहे हैं, सही तरीके से परिवार की संतुलन बैठा है कि नहीं बैठा। अगर जब बच्चे पैदा करते हैं तो उसको हम किस तरीके से खाना खिलाएंगे पिलाएंगे, कैसे उसकी एजुकेशन, इन सब बातों पर ध्यान करते हुए 4-5 साल तक शादी नहीं करते हैं। लेकिन वो शादी नहीं करते तो समाज में उनको किस नाम से जाना जाता है कि भाई उनका बच्चा पैदा नहीं हो रहा, इसलिए कोई कमी है वो है, इस तरीके की स्थितियां पैदा कर देते हैं। तो सामाजिक स्थिति के नियंत्रण में इनको बच्चे पैदा करना उत्पन्न करना एक वो क्या कह सकते हैं उसको मजबूरी बन जाती है। तो ये जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देरी से विवाह करने का काम ये हुआ। जैसे मान लो ये मानते हैं हम कि स्त्री का 15 वर्ष से 13 वर्ष से 15 वर्ष के हिसाब से फर्टिलिटी की बात करें तो 40 वर्ष तक फर्टिलिटी के सिस्टम आ जाता है, ठीक है ना। अगर हम देरी से विवाह करने का चाहते हैं कि अगर यही उम्र अगर 25 साल का है और ये हो जाए तो दोनों के अंदर मापदंड अगर देखें और 25 साल जब आती है तो बच्ची जो 15 साल की बच्ची इतनी ज्यादा मैच्योर नहीं देना, उसको एजुकेशन के 25 साल तक लगभग बच्ची एमए तक कर लेती है, ठीक है ना, एजुकेशन कर लेती है। अब 3 साल मानते हैं, 2 बच्चों में गैप दिया जाता है, 2 बच्चों का जो गैप दिया जाता है 3 साल का दिया जाता है। 3 साल का परिवार में संतति निग्रह की व्यवस्थाओं के अंतर्गत अगर हम देखें तो परिवार में कहता है कि 2 बच्चों के बीच में जो अंतराल है मिनिमम कितना होना चाहिए 3 साल। मिनिमम का मतलब कम से कम 3 साल हो, ज्यादा आप 10 साल भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो 15 से अगर हम करें तो कितने साल हो गए 25 साल का, और 25 साल में अगर 3-3 साल में वैज्ञानिक तरीके से अगर हम बात करें जो परिवार की संकल्पना के अनुसार करें कि 2 बच्चों के बीच में मिनिमम 3 साल का क्या होना चाहिए गैप होना चाहिए। अगर 5 साल का गैप है तो भी कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं 5 बच्चे पैदा, और यहाँ 25 से यहाँ है तो 15 साल की स्थिति रहती है, और 15 साल की स्थिति के समय गैप 5 साल का गैप के हिसाब में तो कितने बच्चे होते हैं 3 बच्चे होते हैं। और अगर ये एजुकेटेड है, उम्र भी बढ़ गई है, एजुकेटेड मैच्योर भी हो गए तो बच्चे कितने उत्पन्न हुए 2, यानी यहाँ 5 हो रहे हैं और यहाँ कितने हो रहे हैं 2 है। इसका मतलब 3 बच्चों पे कंट्रोल हो जाता है तब देरी से विवाह। प्रत्येक परिवार में इस स्थिति के अंतर्गत ध्यान रखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि को थोड़ा कम किया जा सकता है, अधिक कम किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये लगातार सतत होने वाली प्रक्रियाओं के अंतर्गत आती है। कम किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता, ठीक है। और अगर रोकने की प्रक्रिया में लगेंगे तो विकसित देश जो है, जो हमारे विकसित देश है उसमें जनसंख्या ऋणात्मक आनी शुरू हो गई है। यानी जनसंख्या की वृद्धि दर क्या होती है ऋणात्मक आनी शुरू है, वहां जनसंख्या जो है वो बहुत कम हो चुकी है। तो मानवीय शक्ति जो है वो वहां पर दुर्बल हो गई है या कम हो गई। तो देरी से विवाह करने का तात्पर्य है कि जनसंख्या से बच्चे जो उत्पन्न हो रहे हैं उनकी संख्या क्या होगी कम होगी। तो ये है कि समाज के अंदर जो विवाह है वो 25 साल या 25 साल के बाद में ही लड़की की शादी या लड़के की शादी करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जनसंख्या की जो संख्या है उसमें कंट्रोल हो। नेक्स्ट है परिवार नियोजन को अपनाना। अब परिवार और नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, और ये है फैमिली प्लानिंग। योजनाबद्ध तरीके से अपने परिवार को चलाना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है योजनाबद्ध तरीके से अपने परिवार को चलाना। तो शिक्षित लोग सबसे इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहता है कि परिवार में ये जो लोग होते हैं वो जागरूकता फैलाते हैं। आपने देखा होगा कि सरकार जो है वो नीतियां बनाती है, उन नीतियों में एक नीति आती है जनसंख्या नीति।
जब ये जनसंख्या नीति का स्वरूप नहीं था तो ग्रामीण क्षेत्र में आपने देखा होगा हम 2 हमारे 17, पुराने समय की अगर हम बात करें तो 12, 13, 14, 14 बच्चे होते थे। उसके पीछे उनकी भी दोष नहीं था, उनका दोष इसलिए नहीं था कि उस समय स्वास्थ्य सेवाओं का क्या था, कमी थी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी थी, महामारियों का बोलबाला था। तो उससे क्या होता था कि बच्चे पैदा हो रहे हैं और कुछ मर रहे हैं, कुछ बच्चे पैदा हो रहे हैं कुछ मर रहे हैं। तो कब बच्चा किस तरीके की स्थिति में आ जाए, इसलिए जनता का जो स्वरूप होता था वो जनसंख्या पैदा करने में ज्यादा होता था। कुछ कारण ये होते थे कि व्यक्ति को इतना बिजी नहीं रहता था, व्यक्ति खाली परिवार की स्थिति में रहता था, तो परिवार की व्यवस्था को बढ़ाने में उनका ज्यादा दिमाग रहता था। दूसरा ये है शक्ति का प्रदर्शन, कि ज्यादा बच्चे होंगे तो मेरा ग्रुप, मेरा जो कबीला होगा या मेरा घर जो होगा या मेरा मोहल्ला जो होगा उसके अंदर मेरी ताकत रहेगी। तीसरा ये है कि ज्यादा जनसंख्या होगी इसलिए ज्यादा लोग कमा के लेके आएंगे, तो घर की जो गरीबी है वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसके अंदर हम लोग और हमारे कितने 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। उसके बाद में जनसंख्या पर कंट्रोल करने के लिए स्वतंत्रता के बाद में जनसंख्या नीतियां बनाएंगे। उसमें क्या गया, मैं 3 कॉलम बना रहा हूं इसमें था कि हम लोग महिला और पुरुष और हमारे टीम, जिसमें 1 लड़की या 2 लड़की या 2 लड़की या 1 लड़की हो सकता है, ठीक है ना, स्वास्थ्य मिशन का द्वारा इस प्रकार के। उसके बाद में हम लोग और हमारे टीम, 1 लड़का और 1 लड़की, यानी लिंगानुपात को समान रखने के लिए स्थितियां क्या होगी, जैसे जैसे वैज्ञानिक विकास हुआ, अल्ट्रासाउंड आया, अल्ट्रासाउंड आने से गर्भ के अंदर ही पता लगा लिया जाता था कि लड़की है या लड़का। जब लड़की होती थी तो उसको मिसक्रेस करवा दिया जाता था, उसको निकलवा दिया जाता था, उसको भ्रूण में मार, उसको भ्रूण हत्या कह सकते हैं, ठीक है ना, तो उसका पता लग जाता था। तो उससे क्या हुआ कि लड़कियों की संख्या तो हुई कम और लड़के बढ़ गए ज्यादा। और ये हमारे भारतीय समाज के अंदर पितृ प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, इसलिए पुरुषों को महत्व क्या दिया जाता है, ज्यादा दिया। समय के अनुसार जैसे जैसे लिंगानुपात बढ़ा तो सरकार की नीतियां बढ़ी, और सरकार की नीतियों ने क्या किया कि इन्हें कहा हम दो और हमारा एक भी क्या लड़की, एक भी क्या लड़की, यानी हम दो हमारे दो में जब स्थिति आई कि हम दो और हमारे दो, तो हम दो और हमारे दो की स्थिति के अंतर्गत विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से ऐसी मशीनें आ गई जो गर्भ के अंतर्गत पल रहे बच्चे का लिंग निर्धारित कर लिया जाता था कि ये लड़का है या लड़की है। अगर लड़की होती तो समाज में उसको लाने को व्यक्ति जो होता है वो अपने आप को हीन समझता है। तो उस स्थिति के अंतर्गत क्या